सितंबर 2003 में ब्रिटेन में अहमद नाम तेजी से चर्चा में आता है। चर्चा में आने की वजह थी कि 17 साल की अहमद अचानक से लापता हो जाती है। महीनों की तलाश के बाद भी अहमद का कहीं भी अता पता नहीं चलता। यहाँ तक कि इस केस में शक की सुइयां अहमद के माता पिता तक चली जाती हैं, मगर 10 साल तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। मगर फिर अचानक प्रकृति की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि परत दर परत केस की सच्चाई बाहर आने लगती है। बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। तो आखिर क्या है शफीलिया अहमद के गायब होने की पूरी कहानी? पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आया और आखिर इस केस का खुलासा कैसे हुआ, जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी शफीलिया अहमद नाम की एक लड़की की है। शफीलिया का जन्म 14 जुलाई 1986 को हुआ था। शफीलिया एक ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल की लड़की थी। शफीलिया अहमद के पिता इफ्तिखार अहमद मूल रूप से पाकिस्तान के गुजरात जिले के उत्तम गांव के रहने वाले थे। लगभग 20 से 22 साल की उम्र में इफ्तिखार रोजगार की तलाश में ब्रिटेन चले आते हैं। यहीं रहते हुए काम करने के दौरान ही इफ्तिखार को विदेशी मूल एक लड़की से प्यार होता है और वो उसे शादी कर लेते हैं। बहुत जल्द एक बच्चे का पिता भी बन जाते हैं। मगर जब वो वापस पाकिस्तान जाता है और अपनी शादी के बारे में घर वालों को बताता है तो घर वाले शादी को मानने से इनकार कर देते हैं। फिर इफ्तिखार के घर वाले इफ्तिखार पर पाकिस्तानी लड़की से दूसरी शादी करने का बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगते हैं। घर वालों की जिद के आगे इफ्तिखार झुक जाता है और उसकी शादी फरजाना अहमद नाम के एक पाकिस्तानी लड़की से कर देते हैं। शादी के बाद इफ्तिखार वापस ब्रिटेन जाता है और वहां अपनी पहली पत्नी को सच्चाई बताने के बाद उसे तलाक दे देता है। फिर कुछ समय बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी फरजाना को भी पाकिस्तान से अपने साथ ब्रिटेन लेकर चला जाता है। ब्रिटेन आने के बाद अपनी पत्नी के साथ ब्रेडफोर्ड वेस्ट में रहने लगता है। यहीं रहते हुए 14 जुलाई 1986 को शफीलिया अहमद का जन्म होता है और जन्म के बाद ये दोनों पुरानी जगह को छोड़कर वेरिंगटन में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से अहमद की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। इस बीच परिवार भी बड़ा होता जाता है और घर में 2 और बेटियों का जन्म होता है। वैसे तो ये परिवार ब्रिटेन में ही रहता था, मगर छुट्टी के दिनों में अक्सर अपने सभी बच्चों और पत्नी को लेकर पाकिस्तान अपने घर आता था। बात 2003 की है। अब तक अहमद की उम्र 17 साल की हो चुकी थी और वो कानून की पढ़ाई कर रही थी। इसका सपना वकील बनने का था और दूसरे बच्चों की छुट्टी होती है तो 18 फरवरी 2003 को अपने परिवार वालों के साथ पाकिस्तान वापस आती है। पाकिस्तान ट्रिप के दौरान ये परिवार एक पारिवारिक शादी समारोह में भी शामिल होता है। इस शादी के कुछ ही दिनों बाद शफीलिया अहमद के साथ एक बड़ा हादसा होता है। दरअसल वो गलती से फिनाइल पी लेती है। इस कारण उसका गला पूरे तरीके से जल जाता है। शुरू में कहा जाता है कि शफीलिया अहमद पर उसके माता पिता ने एक पाकिस्तान लड़के से शादी करने का दबाव बनाया था। इसी कारण जान देने के लिए शफीलिया ने वो फिनाइल पी ली। मगर बाद में माता पिता दावा करते हैं कि दरअसल जिस बोतल में हमूनन पानी रखा जाता है उसी एक पुरानी बोतल में घर की साफ सफाई के लिए किसी ने फिनाइल रखी थी। रात के अंधेरे में शफीला अहमद को समझ नहीं आता कि वो पानी है या कुछ और वो पानी समझकर उसे पी लेती है। इस गलती की वजह से शफीलिया अहमद को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उसे पाकिस्तान में ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है क्योंकि शफीलिया अहमद की इंजरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है। इस बीच दूसरे सदस्यों की छुट्टी खत्म हो जाती है और वापस का दिन करीब आ जाता है। इस कारण इफ्तिखार अपने 2 बच्चों और पत्नी को लेकर वापस ब्रिटेन चले जाते हैं, जबकि शफीलिया अहमद इलाज के लिए पाकिस्तान में ही रुकी रहती है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उसकी वापसी का इंतजाम होने लगता है और फिर 27 मई 2003 को वापस वो ब्रिटेन आ जाती है। यहाँ एयरपोर्ट से ही एम्बुलेंस के जरिए सीधे इलाज के लिए एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। कई महीनों के बाद अहमद का गला काफी हद तक ठीक हो जाता है और फिर वो कॉलेज ज्वाइन करती है। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती है। यहाँ तक अहमद को कोई जानता भी नहीं था, मगर 18 सितंबर 2003 को अहमद के कॉलेज टीचर नोटिस करते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से अहमद कॉलेज नहीं आ रही। अहमद को फोन करने की कोशिश की जाती है मगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। इस बारे में जब उसके माता पिता से पूछा जाता है तो वो लोग भी बताते हैं कि अहमद पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं आई। बेटी 1 हफ्ते से घर से गायब है और इस बारे में माता पिता ने अब तक पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। इसी कारण टीचर को सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता और वो तुरंत
पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं। मामला दर्ज करते ही पुलिस की एक टीम जांच पड़ताल के लिए घर आती है और माता पिता से पूछताछ की शुरुआत होती है। अहमद के माता पिता बताते हैं कि 11 सितंबर 2003 को आखिरी बार उन्होंने शफीलिया अहमद को अपने घर देखा था। उसके बाद से वो नजर नहीं आई। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब आपकी बेटी एक हफ्ते से गायब है तो आपने अब तक पुलिस शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। इस पर शफीलिया अहमद के माता पिता जवाब देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब शफीलिया अहमद घर से गायब हुई है, बल्कि ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुकी है। इस बात की पुष्टि के लिए जब पुलिस रिकॉर्ड की जांच होती है तो पता चलता है कि वास्तव में पहले भी शफीलिया कई बार घर से गायब हो चुकी है। पहली बार तो जब शफीलिया अहमद की उम्र महज 12 साल की थी, वो 10 मार्च 1998 को अपनी छोटी बहन के साथ घर से गायब हो गई थी। शफीलिया के माता पिता ने दोनों बहनों की मिसिंग रिपोर्ट तक दर्ज करवाई थी। हालांकि तब शफीलिया शाम होते होते घर वापस आ गई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक दूसरी बार अहमद 25 नवंबर 2002 को घर से भाग गई थी। तब भी इफ्तिकार अहमद ने अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए काफी खोजबीन के बाद पुलिस को शफीलिया अहमद एक पार्क में बैठी हुई मिली। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक तीसरी बार अहमद 3 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। इस बार अहमद 2 दिन तक घर वापस नहीं आई। फिर 5 फरवरी 2003 को अहमद कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए सेफ हाउस में चली जाती है। वहां जाकर अपने माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले शफीलिया अहमद और उसके माता पिता से बात करते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद शफीलिया अहमद वापस अपने पिता के घर चली जाती है। इसी के बाद 18 फरवरी 2003 को शफीलिया अहमद अपने 2 बहनों और माता पिता के साथ फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाती है और वहां से वापस आने के कुछ ही दिनों बाद गायब हो जाती है। क्योंकि माता पिता के बयान के बाद और पुलिस रिकॉर्ड से ये साबित हो जाता है कि अहमद पहले भी कई बार घर छोड़कर भाग चुकी है, इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस बार भी अपनी मर्जी से ही कहीं भाग गई होगी। इसलिए पुलिस तो अपनी जांच जारी रखती है, साथ ही उन संभावित जगहों का भी पता लगाने में जुट जाती है जहां अहमद जा सकती थी, मगर कहीं से भी उसका कोई अता पता नहीं चलता। अहमद के पहले भी घर छोड़ भागने से इतिहास की वजह से पुलिस जांच में थोड़ी सुस्ती दिखाई देती है। कुछ स्थानीय मीडिया पुलिस वाले सुस्ती को मुद्दा बनाना शुरू कर देते हैं और इसका असर ये होता है कि स्थानीय स्तर पर ही शफीलिया अहमद को खोजने की मांग होने लगती है। अब पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच और आगे बढ़ाती है तो शफीलिया के घर से पुलिस वालों को शफीलिया की लिखी हुई बहुत सारी कविताएं और लेख मिलते हैं। इन कविताओं से पता चलता है कि वो अपने घर के माहौल में खुश नहीं थी। माता पिता चाहते थे कि शफीलिया एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी लड़की के तौर पर अपना जीवन बिताए, जबकि अहमद को वेस्टर्न कल्चर ज्यादा भाता था। इसी दर्द की शफीलिया अहमद ने अपनी कविताओं के जरिए पन्नों पर उतारा था। जब शफीलिया की कविताएं लोगों तक पहुंचती हैं तो धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगता है और पुलिस पर शफीलिया को ढूंढने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के बाद पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और हर उस जगह जाते हैं जहां वो जा सकती है, मगर कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में अहमद की तस्वीरें जरूर दिखाई जाती हैं। अब वो सीसीटीवी फुटेज के माता पिता को दिखाई जाती है। इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लड़की अहमद है। ये तस्वीर लड़की के गायब होने से कुछ दिन बाद की थी। जब माता पिता अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं तो पुलिस ये मान लेती है कि कम से कम जिंदा तो है। हालांकि मामले में नया मोड़ तब आता है जब ये तस्वीर स्कूल टीचर को दिखाई जाती है। दरअसल जब तस्वीर क्लास टीचर को दिखाई जाती है तो वो कहते हैं कि फोटो में दिख रही लड़की कहीं से भी शफीलिया अहमद नहीं है। कुछ दूसरे लोग भी सीसीटीवी फुटेज देखकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि फुटेज में दिखने वाली लड़की अहमद नहीं है। अब पुलिस वालों का माथा घूमने लगता है कि आखिर शफीलिया के माता पिता ने फोटो में दिख रही लड़की की झूठी पहचान क्यों की? क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस चुपके से शफीलिया अहमद के माता पिता के घर कई जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देते हैं। अब पुलिस वाले घर में लगे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस पर रिकॉर्ड हुई बातचीत की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। रिकॉर्डिंग में एक दिन इफ्तिकार अहमद घर में बात करता हुआ सुनाई देता है कि ब्रिटेन में अगर तुम 40 लोगों को भी मार दो और एक भी सबूत ना छोड़ो तो यहाँ का कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा एक दिन इफ्तिकार अहमद कहता हुआ सुनाई देता है कि अगर पुलिस ने कार के अंदर से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया तो क्या हो सकता है। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में कई ऐसी बातें रिकॉर्ड होती हैं जिसे सुनने के बाद शक होने लगता है कि शायद इफ्तिकार अहमद ने अपनी बेटी के साथ कुछ किया है, क्योंकि अब पुलिस वालों को इफ्तिकार अहमद के ऊपर शक होने लगता है।
इसलिए इफ्तियार अहमद की कई बातों का आधार बनाते हुए 18 दिसंबर 2003 को पुलिस वाले इफ्तियार और उसकी पत्नी फरजाना अहमद के अलावा परिवार के 5 और सदस्यों को अहमद की हत्या के लिए उसकी लाश छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को उम्मीद थी कि जांच पड़ताल के दौरान इन लोगों के खिलाफ कोई न कोई सबूत पुलिस निकाल ही लेगी, मगर पुलिस को गिरफ्तार किए हुए किसी भी शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और आखिरकार गिरफ्तार किए गए सभी लोग पुलिस के कुछ ही दिनों में रिहा हो जाते हैं। अब 2003 से साल बदलकर हो चुका था 2004। शफीलिया अहमद के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। पुलिस शफीलिया अहमद को खोजने की कोशिश में जुटी थी। इसी बीच ब्रिटेन के एक सैंडविक कमरिया इलाके से बहने वाली मशहूर नदी में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो इलाके में राहत बचाव के काम में लगे 3 लोगों को इस नदी के किनारे एक लड़की की सड़ी गली लाश मिलती है। जिस जगह पर लाश मिली थी और जहां से अहमद गायब हुई थी वो दोनों जगह काफी दूर थी। फिर भी पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं ये शव शफीलिया अहमद का तो नहीं। इसी बात की पुष्टि के लिए डेड बॉडी के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसका मिलान इफ्तियार और फरजाना के डीएनए सैंपल से किया जाता है। सब उस वक्त चौंक जाते हैं जब बाढ़ में बहकर आई लाश इफ्तियार अहमद के डीएनए सैंपल से मैच कर जाती है। इसका मतलब कि नदी में बहकर आई हुई लाश किसी और की नहीं बल्कि अहमद की है। मतलब कि जिस शफीलिया अहमद की तलाश पुलिस में लगी हुई थी अब वो एक मुर्दे के रूप में पुलिस के सामने आ चुकी है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर शफीलिया अहमद की हत्या किसने की, क्योंकि शफीलिया अहमद के माता पिता के बयान और हरकतों से भी उन पर शक हुआ और 2003 में भी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए एक बार फिर से दोनों से पूछताछ की जाती है और एक बार फिर से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है मामले की सुनवाई होते हुए, मगर इन दोनों को कोई आरोप साबित नहीं होता और फिर से इन्हें रिहा करना पड़ता है। पुलिस वाले कुछ और सस्पेक्ट को हिरासत में लेते हैं और उन सभी पर मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई जाती है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती। इस तरह समय बीतता जाता है लेकिन शफीलिया अहमद के कातिलों का कहीं भी अता पता नहीं चलता। धीरे धीरे लोग शफीलिया अहमद को भी भुलाने लगते हैं और इस केस की चर्चा भी बंद होने लगती है। शफीलिया अहमद 2003 में गायब हुई थी और अब आ चुका था 2010। शफीलिया अहमद मृत्यु को अब 7 साल हो चुके थे। इफ्तिकार अहमद भी अपने कामों में लगे थे और बची हुई दोनों बेटियां भी पढ़ाई लिखाई में लगी हुई थी। परिवार बड़ी बेटी के खोने के गम से लगभग उभर चुका था और सभी अपने अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके थे। तभी 25 अगस्त 2010 को इफ्तियार अहमद के घर पर बड़ी चोरी होती है। अब तक इफ्तियार अहमद का परिवार इलाके में अपनी बेटी के गायब होने की वजह से काफी मशहूर हो चुका था। इस कारण घर में चोरी की वारदात होती है और ये खबर भी अखबारों की सुर्खियां बन जाती है और एक बार फिर से पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है। पुलिस वाले भी ईमानदारी से काम करते हुए जल्द से जल्द चोरों की तलाश करने लगते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस वाले एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसे हर कोई शॉक रह जाता है। पुलिस वाले घर में चोरी के आरोप में किसी और को नहीं बल्कि इफ्तियार अहमद की बेटी अलीशा को ही गिरफ्तार करते हैं। अलीशा अहमद की छोटी बहन थी। अलीशा के मुताबिक घर से उसने उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने पैसे वो मांगती थी। इसी कारण उसने अपने पिता के घर चोरी करवाई। पुलिस ने चोरी वाले केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, मगर पुलिस वालों को यहाँ एक मौका नजर आता है और एक बार वो फिर से 7 साल पहले गायब हुई शफीलिया वाली फाइल को खोलते और अलीशा से उसकी बहन शफीलिया के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। शुरुआत में पुलिस वालों को लगता है कि अलीशा गायब होने के बारे में कुछ जानती है। पुलिस वाले अलीशा से अहमद के बारे में बताने की जिद करते हैं, मगर अलीशा बिल्कुल खामोश रहती है। फिर यहाँ पुलिस वाले अलीशा को कहते हैं कि तुमने अपने ही घर में चोरी करवाई है, इसके लिए तुम्हें लंबी जेल हो सकती है, लेकिन अगर तुम अहमद के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो अब तक कोई नहीं जानता तो तुम्हारी सजा काफी कम हो सकती है। इसके बाद अलीशा जो खुलासा करती है उसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। अलीशा बताती है कि उसकी बहन शफीलिया अहमद को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता इफ्तियार और माँ फरजाना अहमद ने हम सभी बहनों के सामने मारा था और फिर उसकी लाश को अपनी कार में रखकर दूर जंगल में फेंक दिया था, मगर बाढ़ की वजह से वो लाश बहकर जंगल से नदी के किनारे आ गई। अलीशा के मुताबिक इफ्तियार और फरजाना को अपनी बेटी का मॉडर्न लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा शफीलिया किसी लड़के से प्यार करने लगी थी, बात भी इफ्तियार और फरजाना को पसंद नहीं थी। इसी बात के लिए दोनों रोज रोज शफीलिया अहमद को टोकते रहते थे। इसी के साथ
जब शफीलिया अहमद की एक लड़के से दोस्ती की बात सामने आती है तो इफ्तियार और फरजाना अब जल्द से जल्द शफीलिया की शादी अपने पसंद के लड़के से करवाने की कोशिश करते हैं। जब ये परिवार 2003 में एक फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाता है तो वहाँ एक लड़के से जबरदस्ती शफीलिया की शादी करवाने की कोशिश की जाती है, मगर शफीलिया अहमद शादी को मना कर देती है और इससे बचने के लिए फिनाइल पी लेती है। इसी कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और शादी टल जाती है। जब शफीलिया वापस ब्रिटेन आती है तो यहाँ उसके परिवार वाले अपनी पसंद के लड़के से शादी करवाने के लिए जिद करने लगते हैं। जब शफीलिया शादी के लिए मना करती है तो उसके पिता को गुस्सा आता है और वो पहले तो गुस्से में उसे मारते हैं, फिर पॉलिथीन बैग से उसका मुंह ढक देते हैं। इस कारण दम घुटने की वजह से अहमद की मौत हो जाती है। इस खुलासे के तुरंत बाद अलीशा अहमद वाले मामले में सरकारी गवाह बन जाती है। बदले में उसे चोरी के मामले से कम सजा का भरोसा दिलवाया जाता है। अलीशा के बयान पर 2 सितंबर 2010 को फरजाना और इफ्तियार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों के खिलाफ अपनी ही बेटी की हत्या के केस चलता है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों तक ये जेल में रहते हैं, लेकिन लगभग 1 साल बाद 15 सितंबर 2011 को इन दोनों को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट से बेल मिल जाती है और आगे की जांच में पुलिस वाले कुछ अहम सबूत इकट्ठा करके लाते हैं। फिर उन सबूतों के आधार पर 21/2012 में इस केस की सुनवाई चेस्टर क्राउन कोर्ट से शुरू होती है। पहले तो फरजाना और इफ्तियार दोनों ही अपनी बेटी की हत्या से इनकार करते हैं, मगर जब फरजाना को लगने लगता है कि अपनी ही बेटी की हत्या के मामले में ये फंसने वाले हैं तो 9 जुलाई 2012 को फरजाना कोर्ट में फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है। शफीलिया अहमद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इफ्तियार अहमद ने ही की है। अपने बयान में फरजाना ये भी बताती है कि उन्होंने इफ्तियार अहमद को रोकने की कोशिश करी थी, मगर उल्टे इफ्तियार अहमद ने फरजाना को भी मारा पीटा और धमकी दी कि अगर तुम में से किसी ने इस बारे में किसी को बताया तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा। अब इफ्तियार अहमद के खिलाफ 2 गवाह हो चुके थे। इसके अलावा पुलिस वाले भी सब सबूत इकट्ठा कर रहे थे। वो भी इशारा करते हैं कि इफ्तियार अहमद ने ही शफीलिया अहमद की हत्या की थी, फिर उसकी लाश को बहुत दूर जंगल में फेंक दिया था। मगर इफ्तियार से उस इलाके में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी के साथ शफीलिया की लाश बहते हुए खुद ही नदी के किनारे पहुंच जाती है। फाइनली लंबी सुनवाई के बाद अगस्त 2012 में फरजाना और इफ्तियार को अपनी बेटी की हत्या और हत्या के बाद लाश गायब करने के दोषी पाया जाता है और इन दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में भी यही होता है कि एक ऑनर किलिंग थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद 1 साल शफीलिया अहमद की याद में 14 जुलाई को यानी शफीलिया अहमद के बर्थडे के दिन नेशनल डे ऑफ मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ ऑनर किलिंग भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, ये सही हुआ या फिर गलत। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। मिलते हैं कल नई सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।